Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सप्लाई चैप्टर शुरू किया था जिसमें हमने सप्लाई के बारे में सीखा था। उसमें डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई दैट इज इंडिविजुअल एंड मार्केट डिटरमिनेंट्स को हमने सीखा था। उसके बाद सप्लाई स्केड्यूल, सप्लाई कर्व के बारे में भी जाना था। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई के रीजंस एंड एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। देखिए, लॉ ऑफ सप्लाई क्या होता है? लॉ ऑफ सप्लाई स्टेट्स दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द क्वांटिटी सप्लाइड। लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में डायरेक्ट रिलेशन चलता है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो प्रोड्यूसर्स सप्लाई भी बढ़ा देंगे, इंक्रीज कर देंगे। वैसे ही अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रोड्यूसर्स जो होंगे वो क्वांटिटी सप्लाई भी क्या कर देंगे? डिक्रीज कर देंगे। तो हमें जब लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ना है तो हमें सारे अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के लॉ ऑफ सप्लाई की स्टडी करनी है। ओके, कांस्टेंट को हम सेट्रस पेरिबस भी कहते हैं। तो क्या क्या फैक्टर्स यहाँ पर कांस्टेंट रखने हैं? जैसे प्राइस ऑफ अदर गुड्स, उसे कांस्टेंट रखना है। टेक्नोलॉजी का स्टेट हमें कांस्टेंट रखना है कि कोई एडवांसमेंट नहीं हो रही, ना हुई कोई डिग्रेडेशन हो रही है टेक्नोलॉजी में। वैसे ही फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी हमें कांस्टेंट रखना है। टैक्सेशन पॉलिसी को भी कांस्टेंट रखना है, कोई चेंज नहीं दिखाना। और जो प्रोड्यूसर के गोल है उसको भी सेम रखना है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसे हमें कांस्टेंट रख के लॉ ऑफ सप्लाई की स्टडी करनी है। आइए देखते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण लॉ ऑफ सप्लाई होता है, देखने को मिलता है। मतलब क्यों प्राइस बढ़ने के कारण आपके प्रोड्यूसर्स क्वांटिटी सप्लाई को भी इंक्रीज कर देते हैं। आइए देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर लॉ ऑफ सप्लाई। देख, फर्स्ट रीजन होता है प्रॉफिट मोटिव। देखिए, हम जितने भी प्रोड्यूसर्स मार्केट में होते हैं उनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट कमाना। ओके, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि प्राइस बढ़ गया है किसी भी कमोडिटी का, तो वो क्या करते हैं? उसको ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई करके क्या होगा? उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ओके, तो द बेसिक एम ऑफ द प्रोड्यूसर्स वाइल सप्लाइंग कमोडिटी इज टू सिक्योर द मैक्सिमम प्रॉफिट। ठीक है, तो बेसिक एम प्रोड्यूसर्स का क्या होता है? सप्लाई को, कमोडिटी को सप्लाई करते समय कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट वो कमाएं। तो व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, तो जब भी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, अब उनके कॉस्ट में तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो उनके कॉस्ट में चेंज नहीं हुआ तो कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होने से क्या होता है? उनका प्रॉफिट रेज हो जाता है। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? इंक्रीज द सप्लाई। तो प्रॉफिट रेज करने के लिए सप्लाई को इंक्रीज कर देते हैं। सप्लाई को इंक्रीज कैसे करेंगे? बाय इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन। वो प्रोडक्शन को इंक्रीज करना शुरू कर दिया। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाता है, अगर फॉल इन प्राइसेस देखने को मिल गया, प्राइस में कमी आ गई, तो उससे क्या होता है? सप्लाई वो कम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि सप्लाई कम करेंगे तभी उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो कम हो पाएगा। क्योंकि प्राइस अगर कम है, अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा। तो इस केस में उन्हें अपने सप्लाई भी कम करना पड़ता है। तो ये था फर्स्ट रीजन, प्रॉफिट मोटिव। सेकेंड रीजन होता है चेंज इन नंबर ऑफ फर्म्स। देखिए, मार्केट में जितने ज़्यादा प्रोड्यूसर्स आएंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी, और जितने कम प्रोड्यूसर्स मार्केट में रहेंगे उतनी कम भी सप्लाई होगी। तो ये हमारा सेकेंड रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई का। तो राइज इन प्राइसेस। अब देखिए, प्राइस राइज होता है तो उससे क्या होता है? दूसरे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो भी अट्रैक्ट होते हैं, मार्केट में आने की सोचते हैं। वो देखते हैं कि प्राइस बढ़ रहा है तो हम भी मार्केट में जाएंगे, हम भी सेल करेंगे तो हमारा भी प्रॉफिट आएगा। तो राइज इन प्राइस इंड्यूसेस द प्रोस्पेक्टिव प्रोड्यूसर्स टू एंटर इनटू द मार्केट टू प्रोड्यूस द गिवन कमोडिटी एंड अर्न द हायर प्रॉफिट्स। टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फर्म्स, और जैसे जैसे मार्केट में और फर्म्स आएंगी तो इससे क्या होगा? मार्केट सप्लाई बढ़ने लग जाएगा। वैसे ही इसका वाइस वर्सा होगा। सपोज अगर मार्केट में प्राइस डाउन हो रहे हैं तो उससे क्या होगा? जो प्रोड्यूसर्स होंगे वो क्या करेंगे? कम सप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा अगर प्राइस कम चल रहा है तो। और या तो वो अपना प्रोडक्शन कम कर देंगे या बिल्कुल ही बंद कर देंगे। तो ये भी रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई का। आइए थर्ड रीजन देखते हैं लॉ ऑफ सप्लाई का, वो है चेंज इन स्टॉक। क्या कहता है ये? व्हेन द प्राइस ऑफ गुड्स इंक्रीजेस द सेलर्स आर रेडी टू सप्लाई मोर गुड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। अब देखिए, जब जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है तो सेलर क्या करते हैं? जो भी उन्होंने स्टॉक बना रखा है गुड्स का, उसमें से ज़्यादा सप्लाई करने लग जाते हैं। हाउएवर एट रिलेटिवली लोअर प्राइस। लेकिन अगर प्राइस कम हो जाता है तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं? वे स्टॉक में से सेल नहीं करते, वो स्टॉक की बिग क्वांटिटी साइड में रख देते हैं, उससे सेल नहीं करते। और कब सेल करते हैं? अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होगा तो वहां से वो निकाल के तब उसे स्टॉक को सेल करेंगे। ठीक है, तो चेंज इन स्टॉक भी एक रीजन है लॉ ऑफ सप्लाई का। आई होप आपको ये थ्री रीजंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आइए देखते हैं अब आगे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। कौन कौन से ऐसे एक्सेप्शंस हैं जो लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते, मतलब कि प्राइस इंक्रीज होने पर यहाँ पर क्वांटिटी आपको इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगी। ओके, तो फर्स्ट एक्सेप्शन जो है हमारा वो है फ्यूचर
एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग प्राइस। देखिए, अगर प्रोड्यूसर्स को पता है कि फ्यूचर में किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो वो आज के डेट में उस कमोडिटी की सप्लाई को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, कम कर देगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो उस कमोडिटी की सप्लाई को बढ़ाएगा, क्योंकि फ्यूचर में उसे प्रॉफिट होगा। आज वो इसलिए कम कर देगा क्योंकि आज उसे लॉस झेलना पड़ सकता है या फिर प्रॉफिट उसे कम उठाना पड़ सकता है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस जब भी होता है तो ये लॉ ऑफ सप्लाई का क्या है, एक्सेप्शन है। वैसे ही अगर हम एग्रीकल्चर गुड्स की बात करें तो ये भी लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर गुड्स जो होते हैं वो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो क्लाइमेटिक कंडीशन कभी भी चेंज हो सकता है। ओके, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है कभी भी क्या हो सकते हैं, या तो ज़्यादा सप्लाई हो सकते हैं या फिर उनकी कम सप्लाई हो सकती है। तो इसके कारण यहाँ पर लॉ ऑफ सप्लाई नहीं लग पाता। वैसे ही आते हैं हमारे पेरिशेबल गुड्स। देखिए, पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, ऐसे गुड्स जिनका जो टाइम पीरियड होता है वो जनरली एक हफ्ते से कम का होता है, मतलब एक हफ्ते के अंदर ही खराब हो जाते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गए, फ्रूट्स हो गए। तो इनके सेलर्स भी क्या करते हैं, लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं कर पाते। वो ये थोड़ी कहेंगे कि यार आज हमारी वेजिटेबल आज से एक महीने बाद इसका प्राइस बढ़ेगा तो एक महीने बाद हम बेचेंगे, तो तब तक तो वेजिटेबल सड़ जाएगी, तो उन्हें आज ही कम दाम पर भी अपनी ज़्यादा सप्लाई करनी पड़ जाती है। तो पेरिशेबल गुड्स भी लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते। इसके बाद जो हमारा आता है वो है रेयर आर्टिकल्स। देखिए, रेयर आर्टिकल्स हो गया, कोई रेयर चीज हो गई, कोई आर्टिस्टिक चीज हो गई, कोई प्रीशियस आर्टिकल हो गया, तो ये भी लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करता। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूं मोनालिसा की जो पेंटिंग है, अब मोनालिसा की पेंटिंग तो एक ही है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई तो कम है, लेकिन उसके प्राइस क्या होते हैं, दिन पर दिन बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ ये ऐसे रेयर आर्टिकल्स भी लॉ ऑफ सप्लाई को फॉलो नहीं करते हैं। लास्ट हमारा आता है बैकवर्ड कंट्रीज। देखिए, जो कंट्री इकोनॉमिकली बैकवर्ड होती है तो वहां पर प्रोडक्शन और सप्लाई जो होता है वो इंक्रीज नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि वहां पर रिसोर्सेज का क्या है, शॉर्टेज है, तो वहां पर प्राइस बढ़ने के साथ साथ सप्लाई नहीं बढ़ती है। तो बैकवर्ड कंट्री में भी लॉ ऑफ सप्लाई फुलफिल नहीं हो पाती है। तो ये 5 रीजंस थे एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई के। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज लॉ ऑफ सप्लाई एंड व्हाट आर द रीजंस एंड व्हाट आर द एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चेंज इन सप्लाई एंड चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सप्लाई चैप्टर से रिलेटेड सारे डायग्राम्स को भी डिस्कस करेंगे। तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपके सप्लाई चैप्टर के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं एक नई वीडियो में।